Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Myself रोशनी गौतम और आज की क्लास में इकोनॉमी के PYQs को डिस्कस करेंगे। A to Z मैं आपको बताऊंगी और अब तक आपने सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, A to Z डिस्कस करेंगे। इट मींस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि मैक्सिमम चांसेस हो कि आपका वो क्वेश्चन करेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और A to Z हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये सारे कंसेप्ट जो भी है क्वेश्चन, एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट कि जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वे सारे ऑप्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने ऑप्शंस को भी देखना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछ रहे हैं, डैश डिपिक्ट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। अब हमने देखना है क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को समझिए एंड देन हम एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मींस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड ऑप्शंस में क्या है, मींस जो नहीं है उसको पहले ही आपने एलिमिनेट देना है। तो पहले क्या है, अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया ना, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो इसको हमने एलिमिनेट कर देना है। फिर हमारे दो ऑप्शंस हो जाते हैं, मतलब 50% आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, राइट। 50% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो एक्स एंटे आपको क्या पता है, प्लानिंग। मैम ये प्लानिंग होता है, क्या प्लानिंग के बारे में पूछा है, नहीं पूछा है। एक्सपोज क्या होता है, मींस एक्चुअली जो हैपेंड होती है, एक्चुअली जो आपने किया। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिली, आपने जो प्लान किया कि यहाँ हम खर्चा करेंगे और एक्चुअली जो आपने एक्सपेंडिचर किया दैट इज एक्सपोज्ड, और जो आपने प्लान किया दैट इज एक्स एंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोज। कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स वेरिएबल। जो फिक्स्ड होते हैं वो वेरिएबल इकोनॉमी के जो फिक्स्ड होते हैं उसको कांस्टेंट बोला जाता है। वेरिएबल जो चेंज होते हैं, ओके, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं, मींस जो डायनेमिक होते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। यहीं पर मैं आप सभी को स्टूडेंट बताना चाहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी MCQs हैं उसके नोट्स आपको अभिपीडिया के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और तो और आपको फ्री PYQs, ओके, और भी प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको पता है कि पैटर्न भी चेंज हो चुके हैं, आपको सारे क्वेश्चन मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो प्रैक्टिस भी ज्यादा मांगता है, तो PYQs कहाँ से लेके आए, कोई बात नहीं, डोंट वरी स्टूडेंट। अभिपीडिया के वेबसाइट पर आपको सारे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्री में मिल रहे हैं। यस स्टूडेंट, फ्री में मिल रहे हैं, आप जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो PDF है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब न्यूमेरिकली क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत डर लगता है कि कैसे करें इसको, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ओके मैं आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में क्या चेंज हुआ, मीन्स इन्वेस्टमेंट, ओके, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम। इट मींस ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको 5 दिया है, इनकम की वैल्यू आपको 800 दी है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके तो हमने पुट कर देना है। पुट अगर हम मल्टीप्लायर में 5 करें और चेंज इन इनकम में 800 करें, ओके, और चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट में ये है, इसको हम इधर लेके जाए और इसको यहाँ लेके आते हैं, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 400। क्या ऑप्शन में 400 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए
तो आपने फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे मल्टीप्लायर हो, जो भी हो, या बैंकिंग के रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज लिखना है। और सारे फॉर्मूला मैं आपको एक ही क्लास में दूंगी, जब भी अब कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगी, तो कंसेप्ट से रिलेटेड भी वीडियोस आएगी। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं और इसको देखते हैं, डील करते हैं इसको कैसे करें। मैम बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई बात नहीं, वन बाय वन आपने अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है और डील करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब ट्रू पूछा है, फॉल्स नहीं पूछा है। तो पहले ही हमें ये बिल्कुल आप अवेयर होने चाहिए कि ट्रू पूछा है, फॉल्स नहीं पूछा है। अब ट्रू में मीन सही क्या क्या है, ऑप्शंस, वेरी फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR। मीन्स CRR इज अ क्वांटिटेटिव टूल्स, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, किसको चेंज करके, CRR। ओके, और CRR क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स, किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर साइड में ए ऑप्शन करेक्ट दिख देंगे। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, दे आर टू टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा तो नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल होती हैं, ऐसा नहीं है, तो इसको आपने एलिमिनेट कर देना है। सी ऑप्शन देखना है, फॉल इन बैंक रेट कैन डिक्रीज इन मनी सप्लाई। बैंक रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक बोरो करती हैं किससे, RBI से, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग रन के लिए होता है। यस, तो अगर मान लीजिए पहले बैंक रेट 6% था और इसको हमने कम कर दिया, आप खुद पर लेके देखो ना कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो आप क्या लेंगे, बोरोइंग। ओके, बोरोइंग ज्यादा करेंगे, इट मीन्स कमर्शियल बैंक ज्यादा बोरो करेगा, बोरो करेगा तो अपने पास तो रखता नहीं, वो लेंडिंग ज्यादा करेगा, और ज्यादा लेंडिंग करेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई मैम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज क्यों लिखा हुआ है, तो इसको आपने एलिमिनेट कर देना है। ओके, ये भी गया। अब देखो स्टूडेंट, ए हमारा श्योर है कि ए तो होगा ही, मतलब सी हम काट यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपके पास 1 2 3 मीन्स बी और सी। ओके, बी और सी तो हो नहीं सकता, तो बी को भी एलिमिनेट कर दे और सी को भी एलिमिनेट कर दे। लो, आपको जो डी और ई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं हुई, और यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है ना ऐसे? तो मतलब कि आप एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंसेप्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसको जल्द, मतलब कि करेक्ट बोलते हैं ना, परसेंटेज ऑफ करेक्ट करने का कितना चांस है, तो 100% चांस हो जाता है। ओके, तो ये है। तो लेकिन इसको भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है, सेलिंग ऑफ बॉन्ड बाय RBI लीड टू रिडक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स। मींस RBI क्या करता है, सेल करता है बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स मींस सिक्योरिटीज को। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज मींस बॉन्ड्स को, तो उससे क्या होती है, रिजर्व्स में रिडक्शन हो जाती है। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, RBI क्या इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट विच नोन टू बी द कमर्शियल बैंक। यस, हमें पता है RBI क्या करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब कैश फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, ये पता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो भी क्वेश्चन सही हो जाता है, और कंसेप्चुअल करते हैं तो भी होता है। मींस आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, और अब तो सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, तो मतलब कि लेस टाइम में जितना जल्दी हो सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट। ये क्या होता है, ये मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप NCERT में देखेंगे तो साइड में लिखा हुआ है पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट। ये क्या होता है, ये जॉन मेडियान केन्स के द्वारा दिया गया है। ये क्या होता है, जॉन मेडियान केन्स बोलते हैं अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग करते हो तो ठीक है, ओके, लेकिन आप एग्रीगेट मतलब मैक्रो लेवल पर सेविंग करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम, मतलब कि अगर एग्रीगेट लेवल पर सेविंग इंक्रीज होता है जिससे डिमांड इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा, जिससे
इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस में क्या बोला गया। मतलब कोई भी कंसेप्ट पूछा तो अपने माइंड में माइंड मैपिंग करना है, माइंड मैपिंग करना है और फिर ऑप्शन पे जाके इसको करेक्ट करना है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखेंगे, if all the people of economy increase the portion of income they save, the total value of investment in the economy will increase। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई है, ओके ये है। if all the people of the economy increase the portion of income they spend, स्पेंड की बात भी नहीं कही है तो एलिमिनेट कर देते हैं। if all the people of the economy decrease the portion, not increase, ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द पोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, ओके, द वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी नॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं होगा और इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट, ओके। और गिवन बाय जॉन मेडियास केन्स के द्वारा ये कंसेप्ट को ये दिया गया, ओके। तो यहाँ पर पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट सजेस्ट करता है increase in saving leads to reduction in economy demands, leads to reduction in saving, okay, total saving, okay, total saving। तो आंसर फोर्थ हो जाता है। ये पीडीएफ लेके आपने इसको रीड करना है, ओके। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपने कंसेप्ट जो भी है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, उस पर हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, चाहे वो शॉर्ट्स से लेके आए या फिर कंसेप्ट वीडियोस लेके आए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब हम इसको समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय बैंक रेट। बैंक रेट जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करता है और जिस रेट पर बोरो करता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं मैम। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ओके। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग रन, नॉट फॉर शॉर्ट रन, ओके। ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर कमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए लोन लेता है तो उसको हम एमएसएफ बोलते हैं। ओवरनाइट मतलब कि 24 आवर्स के लिए लिया जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लिया जा रहा है। रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है आरबीआई से बट फॉर शॉर्ट रन, ओके, शॉर्ट रन, तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट, उल्टा दो, अपोजिट कर दो रेपो रेट का। तो रेपो रेट में कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा था, किससे, आरबीआई से मैम। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई बोरो करेगा किससे, कमर्शियल बैंक। ऐसा भी होता है, यस स्टूडेंट, ऐसा भी होता है, ओके। तो ये है। अब चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। अब देखना स्टूडेंट, इसमें आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जो श्योरिटी है कि मैम इससे तो पक्का है कि ये श्योरिटी मैच करता है, तो बिल्कुल जो श्योर होता है उसको आपने ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रीपरचेज। आपको पता है स्टूडेंट, रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है तो अपनी ही सिक्योरिटीज आरबीआई के पास सिक्योर कर देता है एज अ कोलेट्रल। यस स्टूडेंट, एज अ कोलेट्रल। तो रेपो रेट सिक्योर होता है, वही बैंक रेट जो होते हैं वो अनसिक्योर होता है, ओके। ये है, तो रेपो रेट से ये मैच हो रहा है, बट मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मिनिमम रेट एट विच फंड आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन तो पता है ना, ये क्या है, अभी देखा है, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग रन पर चार्ज किया जाता है, बिल्कुल, मतलब 1/3 पक्का। देखो स्टूडेंट, मीन्स आपने देखना है कि मुझे 100% श्योर क्या आता है और उसी से आपने मैच करना है। तो 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम स्कोर करना है, ओके। ये नेक्स्ट देखेंगे, ऑल्सो नॉन एज पीनल इंटरेस्ट रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को पीनल इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है। यस,
सेंट्रल बैंक बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ये भी हमने पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट होता है, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर आप देखेंगे क्या है, आंसर जो है वो डी का फोर्थ है, डी का फोर्थ है। ओके, यहाँ पर देखेंगे, ओके सेकंड है यहाँ पर, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मिनिमम रेट। ओके ये ठीक है, तो ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इस प्रकार से मैच आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आपने रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था एक्ट, ओके एक्ट 1934, कब 1935, 1935 एक्ट कौन सा, 1934। ओके, नेशनलाइज कब हो गया, 1949। ओके, ये सब है। तो सारे डेट्स भी मैं आपको दूंगी क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी की बात करें तो क्रोनोलॉजी भर भर के क्वेश्चन दिया गया है, तो क्रोनोलॉजी के लिए हमें डेट्स पता होना चाहिए, ईयर्स पता होना चाहिए। उसको मैं एक पीडीएफ के थ्रू दूंगी जहां पर आप क्या कर देंगे, उसका यूटिलाइज कर सकते हो। ये है, आपको नोट्स भी मिलेंगे, मतलब अभी पीडिया के द्वारा बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जाएगा स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सीयू ईटी को क्रैक करने के लिए 2025। ओके, ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, ऑप्शन में पढ़ते हैं, इट कंट्रोल द मनी सप्लाई। ओके, तो आरबीआई इज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी मतलब मनी सप्लाई, तो कंट्रोल करता है, यस मैम करता है। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर है, यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी मनी मतलब एक्सपेंडिचर जो रिसिट्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, देखता है, आरबीआई। यस, इसीलिए बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट बोल देते। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव द लोन। नो स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक कभी भी लोकल पब्लिक से डील नहीं करता है। ये जो फंक्शन है वो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। ओके, ये इट इशू द करेंसी ऑफ द कंट्री। यस, आरबीआई के पास एक अथॉरिटी है कि वो बैंक को माफ कीजिएगा, नोट्स को प्रिंट करता है, मींस करेंसी को इशू करता है। तो बिल्कुल है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये तो फंक्शन मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो फंक्शन करते हैं किसका, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स एंड लेंड करते हैं। ओके, लेंड करती हैं लोन। ओके, तो ये सारे फंक्शन ऑफ आरबीआई है, लाइक जैसे इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटर एंड पेमेंट सेटलमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटेक्शन ऑफ फेक नोट्स। ओके, फेक करेंसी को डिटेक्ट करने का भी काम आरबीआई का होता है। ओके, समझ आ रहा है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो आपको आइडिया हो गया होगा स्टूडेंट कि किस प्रकार से एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो आपके जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे क्वेश्चन को डील करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आर्टिकल 112 डील विथ, तो हमें आर्टिकल्स पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल डील विथ 266(1). ओके, पब्लिक अकाउंट डील विथ 266(2). ओके, 2 यूनियन बजट डील विथ आर्टिकल 112। कंटीजेंसी फंड डील विथ आर्टिकल 267। वन मोर, मतलब कि आपने क्या याद रखना है, कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 266 का है, एक और एक्स्ट्रा कर देंगे तो कंटीजेंसी फंड आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आप देखो तो फर्स्ट पेज मतलब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में जो बजट चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन बजट डील विथ आर्टिकल 112। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। चल, तो आंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा, ये सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दोज एलिमेंट which create liabilities. What do you mean by liabilities? It is a burden.
ओके। लाइबिलिटीज मतलब जब आप लोन लेते हैं तो आप पे क्या हो जाता है, बर्डन है कि मुझे पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटीज इज ऑल अबाउट बर्डन है, ओके। बर्डन है जो कि मतलब बर्डन होती है। एंड डिक्रीज द एसेट्स, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, वन इज कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल पेमेंट और एक्सपेंडिचर, ओके। ये है रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिट्स क्या होता है स्टूडेंट, इसमें एसेट, ओके, एसेट रिडक्शन होती है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं। कैसे मैम, कैपिटल रिसिट्स क्या होता है, कैपिटल इज इन लॉन्ग रन नेचर, मतलब कैपिटल इज ऑल अबाउट लॉन्ग रन इन नेचर, ओके, लॉन्ग रन। लाइक कि गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी जो शेयर है वो सेल कर देती हैं, ओके, सेल कर देती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एसेट रिडक्शन होती है, और जब बोरोइंग करती हैं तो बोरोइंग लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ओके। ये कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, इसमें इसकी वजह से एसेट में इंक्रीज होती हैं और लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। कैसे मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग रन पर्पस, ओके, लाइक कि रोड्स, रेलवेज पर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो एक बार एक्सपेंडिचर किया जिससे एसेट इंक्रीज हो गया, और इससे लायबिलिटीज, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो बोरोइंग में या डेट पेमेंट में यूज किया जाएगा, तो वो है रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू इज इन शॉर्ट रन इन नेचर, ओके, डे टू डे एक्सपेंडिचर, ओके, उसको रेवेन्यू बोला जाता है। तो रेवेन्यू रिसिट्स क्या होंगे यहाँ पर, ये नाइदर नॉर होते हैं, नाइदर नॉर, ओके, कुछ भी नहीं, नाइदर नॉर, ओके। एसेट रिडक्शन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, नाइदर नॉर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर नॉर, नाइदर नॉर इंक्रीज इन एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। तो आपको इसमें इनसाइट चाहिए था, ओके, और एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिट्स किसको बोला जाता है, या रेवेन्यू रिसिट्स किसको बोला जाता है, टैक्स और नॉन टैक्स को। रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, सैलरीज, पेंशंस, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है सैलरीज, पेंशंस पर, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, कैपिटल रिसिट्स हो जाएगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मतलब डेट्स आपको सब पता होना चाहिए, सारे डेट्स A to Z पता होना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं, एक भी डेट्स पता है तो आपको पता होना चाहिए। स्मिथसोनियन एग्रीमेंट कब हुआ था, 1971 में, जब फिक्स एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्मिथसोनियन एग्रीमेंट हुई थी जहां पर इंक्रीज डिक्रीज किया जा रहा था, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करेंसी को किया जाए। इसमें से 10 जो लीडिंग कंट्री के जो इन अथॉरिटीज थे उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज किया था, और उसी एग्रीमेंट को स्मिथसोनियन एग्रीमेंट बोला जाता है। ब्रिटन हुड कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन हुड कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में, जहां पर IMF, इट मींस इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिशमेंट किया गया। तो 1944, ओके। स्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। तो कब आई, 1995 को, ओके। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, सभी मतलब ऑल कंट्री की करेंसी को गोल्ड में मेजर किया जाता था इन टर्म ऑफ गोल्ड, तो उसी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या आया, ओके, सबसे पहले क्या आया यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर ब्रिटन हुड was in year 1944, Smithsonian Agreement in 1971, WTO established in the 1995। इससे पहले इसका नाम क्या था, गेट, जो कि 1948 में आया था, राइट। क्लियर है, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, ओके, तो हम इसको देखते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल एक डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन,
डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर हम देखें $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज है, तो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिसिएट, समझ आ रहा है, डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो गई है, ऐसा ही है। तो डेप्रिसिएशन मतलब $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज। मैम ये तो आपने इंक्रीज कर दिया है, लेकिन इन टर्म ऑफ डॉलर देखना है आपने, इन टर्म ऑफ डॉलर देखना है। तो डॉलर के टर्म्स में देखें तो इंडियन रुपीस क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि वैल्यू कम हो गया है। ओके, एप्रिशिएट मतलब $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज। ओके, devaluation means $1 is equal to 40 rupees. Okay, revaluation $1 is equal to 20 rupees. बट आप देखोगे तो बोलोगे मैम ये आपने जो किया है वो सेम है। यस, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, तो इसका नाम क्यों चेंज कर दिया आपने? तो मैं आपको बताती हूँ, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कम मतलब कि आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, वही डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन कम इन फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, क्लियर है? तो आपसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछा है और एंड क्या हो रहा है, करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो रही है, इट मींस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, एप्रिसिएशन मैम। ओके, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो $1 इज इक्वल टू क्या है, 20 रुपीज। ओके, तो ऑलवेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ओके आर एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, एंड इन फिक्स एक्सचेंज रेट आर इज ओके रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। समझ आया? बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, एप्रिसिएशन। ओके, फिर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बहुत सिंपल होता है, इसको हम करते हैं। मैच द फॉलोइंग क्या है, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पैक्ड मतलब होता है फिक्स्ड। मैनेज मतलब फ्लेक्सिबल। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, थर्ड एलिमेंट इन बीओपी, इसको मैच करते हैं। अब आपको जो 100% श्योर है उसको मैच करना है, मींस सेटिंग अप ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमें पता भी, हम पढ़ के आए हैं, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ इन द ईयर 1944 एंड उसी में वर्ल्ड बैंक एंड IMF की स्टैब्लिशमेंट हुई, तो बिल्कुल सही है। तो इसको हम कर देते हैं सी का फर्स्ट। ओके, सी का फर्स्ट लो। ओके, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ होता है। ओके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड को क्या बोला जाता है? ओके, अनदर नेम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ पैक्ड एक्सचेंज रेट। इट मींस फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। ओके, फर्स्ट का सेकंड मतलब सेकंड आंसर। क्लियर? सिंपल है। ओके, डटी, फ्लोटिंग और एरर और ओमिशन, तो आंसर इसको देख लेते हैं, सेकंड आंसर है। पैक्ड एक्सचेंज रेट इज अ फिक्स्ड, मैनेज इज अ डटी फ्लोटिंग, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड IMF और वर्ल्ड बैंक, एरर एंड ओमिशन इन द थर्ड एलिमेंट ऑफ BOP। एरर एंड ओमिशन करते हैं और BOP को बैलेंस करते हैं। ओके, तो BOP इज ऑलवेज इन बैलेंस। ओके, ऑलवेज इन बैलेंस। ओके, in accounting sense, right? Okay, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स would be result in। कैजुअलाइजेशन क्या है? अब मैम मुझे ना पूरे परमानेंट मतलब 9 to 7 जॉब नहीं करना है, मुझे ऐसे जॉब करना है कि मैं गई या गया और काम किया और वापस आ गई, तो उसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं, कैजुअल वर्कर बोला जाता है। जिसके पास इतनी सिक्योरिटीज नहीं होती हैं, वो काम उन्होंने ओके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग काम किया और आ गए, तो उसको कैजुअल वर्कर बोलते हैं। और परमानेंट कौन होते हैं? जो कि 9 to 5 जॉब करता है, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट। तो इससे क्या होता है, अगर कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स होगी तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट या वर्कफोर्स इंक्रीज होगी। देखें ऐसा कुछ हुआ है? तो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन vulnerability of the workforce, increase in number of regular, not regular,
परमानेंट वर्कर का कुछ नहीं होगा, बट वर्क फोर्स इंक्रीज हो जाएंगी। किससे? कैजुअलाइजेशन। कैजुअल मतलब कि कभी कभी, बट इनकी एक डिमेरिट ये होती है कि इनको सिक्योरिटीज नहीं मिलती। सिक्योरिटीज क्या होता है मैम? जैसे कि पेंशन हो गया, जैसे कि अलाउंसेस हो गए, वो सब नहीं मिलता है। ओके, सिक्योरिटीज नहीं मिलती हैं, तो ये है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर मतलब कैजुअल वर्कर करते हैं, जिससे क्या होगा? वर्नेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ओके, आप देख रहे हैं कितनी क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये आया इन द ईयर 1982। ओके ओके, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेज इन द ईयर 2003। थर्ड 5-year प्लान in the year 1961 to 66. Okay, nationalization of RBI in the year 1949. तो क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या मिलेगा? जब जैसे ही मतलब कि आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर सारे बैंक्स हो गए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एस्टैब्लिशमेंट डेट, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके डेट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, ये है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये डिटेल में भी लिखा हुआ है, इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। डैश इंप्लाइज दैट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। मींस ये बोला जा रहा है कि एक्सटेंशन कर रही है नॉट अबव, इतना आप हार्म कर रहे हैं एनवायरमेंट, इतना नहीं कर रहे हैं कि आप रीजनरेट नहीं कर सके। और इस टर्म को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। ओके, ये है। तो ये सारे डिटेल में लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTI 2009 टू मेक फ्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। जिस प्रकार से फूड सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल राइट, एट द सेम टाइम एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, बट एज आपको बताना है, एज 4 to 10, 6 to 12, 6 to 14, 8 to 15। तो इट इज अ 6 to 14 मीन्स अप टू 8 क्लास तक फंडामेंटल राइट है कि आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। बट अगर एट द सेम टाइम डिसेबल स्टूडेंट हैं तो वहां पर 6 to 18 एज ग्रुप है। ओके, एज ईयर क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन को देख लिया। ओके, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फिर कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टीज होती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वो क्या करना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस आपको PYQs बहुत सारे मिल जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आप वहां पर रीच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.